Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So we have started a new series of class 12 macroeconomics और इस सीरीज में हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम इस मैक्रोइकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को कवर कर चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इसकी बेसिक्स को, इसकी थ्योरीज को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जबकि इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो कैलकुलेशंस वाला वर्क हम फोर्थ चैप्टर में करेंगे और अभी के लिए हम सिर्फ इसके बेसिक्स, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है कि इट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अवर कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो सारी फैक्टर इनकम्स का सम या सारी फैक्टर इनकम्स का एडिशन जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करते हैं एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर सारे नॉर्मल रेजिडेंट मिलकर जितनी फैक्टर इनकम्स अर्न करते हैं उसके सम को हम कहते हैं नेशनल इनकम। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस कि ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं और फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। ठीक है, तो फैक्टर इनकम्स नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करते हैं एक साल के अंदर, बट ये फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं। फैक्टर इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो हमें कुछ सर्विस करने के बदले मिलती है, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन रिटर्न जो इनकम मिलती है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं जो कि बेसिक फैक्टर्स होते हैं, जो कभी भी आपको कुछ भी प्रोडक्शन करना है तो ये आपको चाहिए ही होंगे। तो कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है कैपिटल, पैसा। फिर आपको चाहिए है एंटरप्रेन्योर, मतलब वो बिजनेसमैन जो अपना माइंड एंड अपने इनोवेटिव आइडियाज लगाएगा उस बिजनेस को बनाने में। फिर हमें चाहिए एक जमीन, लैंड, जहां पर आप ये काम कर रहे होंगे। एंड फिर हमें चाहिए लेबर। लेबर मतलब वो लोग जो आपके इस काम को प्रोडक्शन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इन चार आपके पास जो होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब जब आप इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करते हैं तो आपको इनके बदले कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? तो वो इंसान जिससे आपने कैपिटल लिया है या पैसा उधार पे लिया है उसको आप पे करते हो इंटरेस्ट। जिसका आपने माइंड यूज किया है, मतलब बिजनेस माइंड आपने यूज किया है, उससे आपको शेयर करने पड़ेंगे प्रॉफिट्स। जिसकी जमीन पर आप काम कर रहे हो उसे आप दोगे उसके बदले रेंट, और जिसका लेबर आपने रिक्रूट किया हुआ है या हायर किया हुआ है उसको आपको पे करना पड़ेगा वेजेस या फिर सैलरीज। ऑलरेडी आई होप आपको वेजेस और सैलरीज के बीच का डिफरेंस पता होगा, बट अगर नहीं है तो वेजेस हम पे करते हैं अनस्किल्ड स्टाफ को जिसके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं होती हैं, जबकि सैलरीज हम पे करते हैं बहुत ही स्किल्ड स्टाफ को। वेजेस, जब हम वेजेस की बात करते हैं तो ये डेली बेसिस पर दिए जाते हैं, जबकि जो सैलरीज होती हैं वो वीकली या फिर मंथली बेसिस पर पे की जाती है। तो वेजेस और सैलरीज में कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिकली अगर हम इसे अभी भूल जाए तो जो लेबर होता है उसे हमें वेजेस या सैलरीज देनी पड़ेगी। तो ये चार तरह की जो इनकम होती है इसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम। तो वो इनकम जो रिसीव करता है हाउस होल्ड इन एक्सचेंज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज दैट इज सेल। तो कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड और लेबर देने के बदले आपको जो इनकम मिलती है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम्स। वो इनकम्स कौन कौन सी होती है? तो इंटरेस्ट जो कि कैपिटल को दिया जाता है, प्रॉफिट जो कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को दी जाती हैं, रेंट जो कि लैंड पर दिया जाता है, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन का मतलब है कि सैलरीज और वेजेस जो आप उन्हें देते हैं उनके लेबर के बदले, इन्हें हम साथ में कहते हैं फैक्टर इनकम्स। तो अब तो ये तो क्लियर हो गया कि फैक्टर इनकम्स में क्या क्या आता है। इन सारे फैक्टर इनकम्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? नेशनल इनकम, लेकिन वही इनकम जो कि नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न की हो। नाउ व्हाट आर या हु आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अवर कंट्री। तो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? तो एक वो लोग जो ऑर्डिनरीली किसी कंट्री में रहते हैं वो उस कंट्री के रेसिडेंट बन जाते हैं। ऑर्डिनरीली का मतलब क्या होता है? आम तौर पर अगर कोई इंसान इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है।
जबकि आमतौर पे कोई इंसान अगर यूके में जाके रहे तो वो यूके का रेजिडेंट बन जाएगा। नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज आमतौर? तो आमतौर कैसे डिफाइन करोगे? तो आमतौर का मतलब होता है 12 महीने। तो 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हो तो आप उस कंट्री के क्या बन जाते हो? नॉर्मल रेसिडेंट। तो अभी मैं पिछले 12 महीने से लगातार इंडिया में रह रही हूँ तो मैं क्या हूँ? इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट हूँ। लेकिन अगर मैं वही अगले एक साल के लिए अगर यूके चले जाऊँ और एक साल मैं वहां पे स्पेंड कर दूं तो मैं क्या हो जाऊंगी? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ यूके। और इंडिया के लिए मैं क्या हो जाऊंगी? नॉन रेसिडेंट। अब मैं इंडिया की रेसिडेंट नहीं हूँ और मैं कहाँ की रेसिडेंट हूँ? यूके की। तो ये क्या है कि कोई भी इंसान अगर किसी कंट्री में 12 महीने के लिए रहता है तो वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट हो जाता है। ओके, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि उस इंसान का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में आप कुछ चीजें प्रोड्यूस करते हो, चाहे आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीजें होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये आप उसी कंट्री में कर रहे हो। तो पिछले 12 महीने से मैं इंडिया में रह रही हूँ, यहीं पे अपनी सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर रही हूँ। आई एम टीचिंग, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ कहाँ पढ़ा रही हूँ? इंडिया में। तो आई एम डूइंग द प्रोडक्शन हेयर। अगर मैं कुछ खा पी रही हूँ या कुछ कंजम्पशन भी कर रही हूँ तो वो भी कहाँ पे कर रही हूँ? मैं इंडिया में रह के कर रही हूँ। इसके अलावा जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी कहाँ किया है? इंडिया में। तो मेरी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जैसे जिसमें आता है मेरा प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो भी मेरा उसी कंट्री में रहना चाहिए, तब जाके मैं किसी कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंट बनती हूँ। तो दो कंडीशन, मैं वहां पे 12 महीने से ज्यादा रह रही हूँ, मेरी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी कंट्री में हो रही होंगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जो ये 12 महीने तक रहने वाली बात है, इसके कुछ एक्सेप्शन होंगे और इसके एक्सेप्शन में हम 5 एक्सेप्शन पढ़ेंगे। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर आप मेडिकल पर्पज से किसी कंट्री में गए, मतलब कोई भी इंसान जिसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी दूसरी कंट्री में गया है और मान लीजिए उसके ट्रीटमेंट को चलते चलते 12 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, तब भी वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ राम जो कि एक इंडियन है। अब ये राम मान लीजिए चला गया यूके। ये राम चला गया कहाँ? यूके। क्यों गया? वहां पर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब जब राम वहां पे गया तो उसको वहां पे गए हुए अब 13 महीने हो चुके हैं, 12 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं अगर ये राम के रेसिडेंटशिप के बारे में कि कहाँ का है, तो अभी भी आप क्या कहोगे कि राम जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। भले ही वो 12 महीने से ज्यादा यूके में रह चुका है, बट क्योंकि वो एक पेशेंट है तो उस पर ये जो लॉ है वो काम नहीं करेगा। सेकेंड, अगर मैं आपसे सेकेंड जो एक्सेप्शन होता है वो होता है एकेडमिक या फिर एजुकेशनल रीजंस। तो एजुकेशनल या फिर आप कह सकते हो एकेडमिक रीजंस। इसका मतलब वही अगर जो राम है वो यूके गया है अपनी कोई पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए या वहां का कोई कोर्स करने के लिए, और उसी ये कोर्स कंप्लीट करते करते 13, 14, 2 साल भी अगर हो जाते हैं और मैं आपसे पूछूं कि वो कहाँ का रेजिडेंट है, तो आप क्या बोलोगे? वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि भले ही वो बाहर रह रहा है लेकिन वो पढ़ाई के लिए रह रहा है। तो अगर आप पढ़ाई के लिए गए हो तो आप पर ये लॉ जो है वो काम नहीं करेगा। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो मान लीजिए इनकी ब्रांचेस हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो फॉर एग्जांपल इसकी एक ब्रांच है इंडिया में, ठीक है, और इस ब्रांच में क्या है? बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो इसमें मान लीजिए 3 लोग काम करते हैं, एक है हमारा इंडियन, एक है पाकिस्तानी और एक है यूके का। ठीक है, इंडियन, पाकिस्तानी और एक यूके का है, पर्सन है। अब इसमें मान लीजिए ये जो ब्रांच है वो कहाँ है? इंडिया में, लेकिन ये ब्रांच किसकी है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है। तो यहाँ पर भले ही ये तीनों लोग पिछले 3 साल से भी काम कर रहे हों, तो इंडिया तो इंडियन ही रहेगा क्योंकि तो इंडिया में भी काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो अभी भी क्या रहेगा? पाकिस्तानी ही रहेगा। और जो यूके का है वो सिटीजन है, वो भी अभी कहाँ, उसकी रेसिडेंटशिप भी क्या होगी? यूके की ही होगी। वाई सो? क्योंकि इन पर भी ये लॉ काम नहीं करता है। तो अगर आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, आपकी रेसिडेंटशिप नहीं बदलती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं अभी इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट हूं, अगर मैं चले जाती हूँ यूके में और वहां पर जाकर मैं किसी WTO या फिर उनके ब्रांच में काम कर रही होती हूँ, तो मैं कहाँ काम कर रही हूँ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो भले ही मैं 2 साल तक वहां पे रह लूँ फिर भी मेरी रेसिडेंटशिप नहीं बदलेगी, फिर भी मैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहलाऊंगी।
तो ये आपका होता है तीसरा एक्सेप्शन। चौथा एक्सेप्शन होता है फॉर द सोल्जर्स एंड स्पाइस भी इसमें आते हैं, पर नहीं हम डिस्कस करेंगे। सोल्जर्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे यहाँ के कुछ सैनिक हैं जो कि किसी मिशन के तहत किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो भले ही वो वहाँ पर उनको रहते हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, पर फिर भी वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे। तो हमारे यहाँ के कोई सोल्जर फॉर एग्जाम्पल चले गए हैं चाइना किसी काम के लिए, किसी मिशन के लिए, और वहाँ पे रहते हुए उनको 18, 20, 25 महीने हो गए हैं, फिर भी अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप मतलब अगर आपसे हमने पूछो कि वो कहाँ के रेजिडेंट हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन पर भी ये लॉ जो है वो काम नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं शिपिंग कंपनीज के बारे में। शिपिंग कंपनीज, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अलग पेज में। एक सेकेंड। तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि शिपिंग कंपनी में क्या होता है कि जब आप शिप में काम कर रहे होते हो तो आप किसी एक जगह पर नहीं रहते हो, तो आपकी जो शिप है वो कई सारे महीनों के लिए अलग अलग जगह पे ट्रेवल कर रही होती है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं कि ये हमारी इंडिया है और इंडिया में कुछ क्रू मेंबर्स हैं जो शिप में काम करते हैं। ओके, अब इस शिप में क्या है, जो सामान है वो एक्सपोर्ट होने के लिए जा रहा है। पहले से कहाँ जाना है? पहले से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाना है, फिर उसके बाद फिर ऐसे यहाँ पे ब्रिटेन है, वहाँ जाना है, और ब्रिटेन में जाने के बाद यहाँ पर हमारी नॉर्थ अमेरिका है, अमेरिका में भी यूएसए है, वहाँ जाना है, फिर इसे साउथ अमेरिका में कुछ सामान देना है, वहाँ जाना है, और उसके बाद फिर ये घूम कर हमारे इंडिया वापस आएगी। तो क्या हो गया कि ये जब यहाँ से निकली तो ये यहाँ पे गई, तो इससे फिर वो यहाँ पे गई, फिर यहाँ गई, फिर वहाँ गई, तो ये सब पूरी ट्रैवलिंग खत्म करते करते इसे हो चुके हैं अब 18 महीने। तो अब यहाँ पर जो काम कर रहे लोग हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं यहाँ के, वो एक्चुअल में अगर आप देखें तो इंडिया में नहीं रह रहे हैं ना पिछले 12 महीने से। तो क्या हम ये कहेंगे कि उनकी जो रेजिडेंटशिप है वो चले गई है? तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये शिपिंग कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी जो मतलब काम जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने उन्हें भेजा है, तो उन पर ये जो लॉ है वो काम नहीं करता है। तो भले ही इनको वापस आते आते बहुत टाइम लग जाए, पर फिर भी ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे। एक लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं, और वो है हमारे यहाँ के जो, एक सेकेंड, हमारे यहाँ के जो एम्बेसीज होती हैं वो इसमें कवर्ड होती हैं। तो हमारे इंडिया की एम्बेसी और या फिर एम्बेसडर्स, एम्बेसी और एम्बेसडर्स में थोड़ा सा फर्क होता है, पर आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आर्ट्स के स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ेंगे। तो एम्बेसी और एम्बेसडर में आपका कुछ मतलब एम्बेसडर लोग होते हैं, एम्बेसी अलग होती है। कहीं पर हमारे एम्बेसी में जो एम्बेसडर्स होते हैं ये सब लोग हायर करते हैं, पर ये आप अभी नहीं समझेंगे तो बेटर रहेगा। क्या होता है इसमें कि जैसे अगर हमारी इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडिया में नहीं होगी, बाकी सारी सारी कंट्रीज में रहेंगी। सारी कंट्रीज मतलब हमारे इंडिया की एक एम्बेसी पाकिस्तान में भी रहेगी, एक एम्बेसी यूके में भी रहेगी, एक जो है वो यूएसए में भी रहेगी। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये उन कंट्रीज में जाकर ये मतलब रहकर ये ध्यान रखते हैं कि उन कंट्रीज में जो भी इंडियंस रह रहे हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। जैसे अगर आपने एक मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, तो अगर आपको पता होगा कि सलमान खान मुन्नी को लेकर पहले कहाँ जाता है, तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाता है और उनसे कहता है कि आपकी मतलब पाकिस्तान की कोई सिटीजन है जो यहाँ गलती से आ गई है, तो उसे आप कहाँ पहुंचा दें? पाकिस्तान पहुंचा दें। लेकिन वो थोड़ी फ्रॉड होती है, वो उन्हें बेच देती है बाकी सब चीजें, पर वो क्या कर रही है? पाकिस्तानी के हित के लिए काम कर रही है। या अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ था, तो यूक्रेन में हमारे कई सारे स्टूडेंट्स थे या हमारे इंडियंस कई सारे थे जो फंस गए थे, तो उन्हें यूक्रेन से निकालकर वापस इंडिया पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वहां की एम्बेसी की थी। वैसे ही अभी जब अफगानिस्तान में तालिबान का हमला हो गया था, तो अफगानिस्तान में कई सारे इंडियंस रह रहे थे, तो इंडियंस को वहां से निकाल के इंडिया तक सुरक्षित पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? वहां की एम्बेसी की। तो हर दूसरी कंट्री में ये एम्बेसी रहती है ताकि हमारे इंडियन खुद के लोगों के लिए वो काम कर सके, और उनके साथ वो रिलेशंस भी बिल्डअप करते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ। ओके, तो ये एम्बेसी इंडिया में नहीं होगी, बाकी हर जगह होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में रह के इंडियंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये तो इसके लिए हमें किसी अलग इंसान की जरूरत नहीं है, पर बाकी कंट्रीज में है। तो हमारे यहाँ पे ये नहीं होगी, पर बाकी कंट्रीज में ये होगी। तो अगर हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन हुई है, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ के जो एम्बेसडर्स हैं या एम्बेसी में जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में अब रहेंगे, और वहां पे रहते हुए हो सकता है उनको 2-3 साल भी हो जाए। तो अभी भी जो ये है इन पर ये रूल काम नहीं करेगा, ये पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, ये अभी भी क्या रहेंगे? ये इंडियन ही रहेंगे।
वाई? क्योंकि इनको गवर्नमेंट ने भेजा है। तो सरकारी काम से कोई भी बाहर जाता है तो वो इंडियन ही रहता है या इंडियन का ही नॉर्मल रेसिडेंट रहता है, उसकी रेसिडेंटशिप नहीं बदलती है। पर इनके अलावा बाकी कोई भी हो, जैसे अगर मान लो मैं कोई भी काम के पर्पज से या फिर कोई मैच देखने कहीं का कुछ भी अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से कहीं भी जाती हूँ और वहां पे अगर मैं 12 महीने से ज्यादा रहती हूँ तो मैं अब क्या हो जाऊंगी, वहां की नॉर्मल रेसिडेंट हो जाऊंगी। अब अगर मुझे दोबारा से इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट बनना है तो मुझे इंडिया आना पड़ेगा और यहाँ पे 1 साल तक रहना पड़ेगा, तब जाके मैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाऊंगी। ओके, तो बाकी सब पर इन पांच, अगर हम 5-6 एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें, सोल्जर्स को, शिपिंग कंपनीज को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, मेडिकल रीजंस, एकेडमिक रीजंस और इसके अलावा आपकी एम्बेसी, इन 6 रीजंस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी हैं सब पर ये रूल अप्लाई करता है कि आप कहीं भी जाकर रहोगे 12 महीने से ज्यादा तो आप वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगेन हम अपने डेफिनेशन पे आए तो क्या था कि नॉर्मल रेसिडेंट मतलब ऐसे लोग जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं, वो लोग अगर कोई भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं तो उनकी अर्न की गई इनकम का अगर हम सम करें तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम्स आनी चाहिए, इसमें क्या नहीं आना चाहिए, तो इसमें ट्रांसफर इनकम्स नहीं आनी चाहिए। अब व्हाट आर द ट्रांसफर इनकम्स? तो फैक्टर इनकम्स क्या होती है, जो फैक्टर सर्विसेज देने के बदले मिलती हैं। लेकिन ट्रांसफर इनकम्स के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो आपको फ्री में मिल जाती है। फ्री का मतलब क्या है, जो फैक्टर इनकम्स हैं वो तो आपकी सेल मतलब हाउस होल्ड कमाता है अपने कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर देने के बदले। जबकि ट्रांसफर इनकम जो होती है वो आपको अर्न नहीं करनी पड़ती, उसके लिए आपको कोई भी सर्विसेज नहीं देनी पड़ती, तो ये आपको बिना कोई सर्विस दिए मिल जाती है। तो फैक्टर इनकम्स को का मतलब होता है कि एक टू वे ट्रांजेक्शन है। टू वे का मतलब क्या है, एक हाथ ले एक हाथ दे। इसका मतलब ये है कि सर्विस दो और आपको इनकम मिलेगी। तो आपको दोनों मतलब दो बायलेटरल होता है, कुछ लेना भी पड़ता है कुछ देना भी पड़ता है। तो आपको जो पैसा मिल रहा है उसके बदले आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कोई गुड्स देने पड़ेंगे, कुछ सर्विसेज देनी पड़ेंगी, या तो आपको कैपिटल दे दो, या तो आप अपने बिजनेस माइंड आप उनको आइडियाज दे दो, या तो अपनी जमीन दो, या तो अपना कुछ मेहनत करने के लिए आओ, तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। जबकि ट्रांसफर इनकम में ये सिर्फ एक यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन होता है, या फिर हम इसे कहते हैं वन वे ट्रांजेक्शन होता है। इसका मतलब इसके बदले आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता है। फैक्टर इनकम एक अर्नड इनकम होती है, कमाई हुई इनकम होती है, जबकि ट्रांसफर इनकम एक अर्नड इनकम होती है जिसे हमने कमाया नहीं होता है, जो हमें फ्री में मिला होता है। फिर हम बात करते हैं कि फैक्टर इनकम जो है वो नेशनल इनकम में आती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि नेशनल इनकम क्या है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स। जबकि ट्रांसफर इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम में नहीं आती है। फैक्टर इनकम का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, लैंड को रेंट, लेबर को सैलरी वेजेस, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये कितनी तरह की इनकम होती है, 4, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी वेजेस, प्रॉफिट। जबकि ट्रांसफर इनकम की अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ये होती है स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। तो स्कॉलरशिप्स के बदले आपने कुछ उनके लिए काम नहीं किया होता। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, देखो स्कॉलरशिप के लिए मेहनत तो की है ना, पढ़ाई तो की है, पर खुद के लिए की है, आपने किसी और को कोई सर्विस नहीं दी है। समझ में आ रही है? जबकि फैक्टर सर्विसेज में आपने किसी और को पैसा दिया है, किसी और को अपना आइडिया दिया है, किसी और को अपनी जमीन दी है। पर स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको सिर्फ अपने लिए पढ़ना होता है, आप किसी और को कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, वो आपको फ्री में विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस आपको मिल जाता है। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन, अगर आप बूढ़े हो गए हैं और आप अपना कुछ काम वगैरह नहीं कर सकते, आप कमा नहीं सकते, तो सरकार इस केस में आपके लिए कुछ ओल्ड एज पेंशन रिलीज करती है, ताकि आपके बुढ़ापे में आपको कमाना नहीं पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, आप इजीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो इवन इन योर ओल्ड एज। अब यहाँ पे फर्क आपको समझना पड़ेगा। ओल्ड एज पेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, वो सिर्फ क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ या मैं बूढ़ा हो गया हूँ इन केस ऑफ मेल, तभी वो आपको मिल रहा है। लेकिन रिटायरमेंट पेंशन के लिए आपने मेहनत की होती है, आपने अपनी जिंदगी के कई साल किसी कंपनी को दिए होते हैं, और आपकी इनकम का एक पोर्शन होता है जो वो अपने पास रखते हैं, और उसके बाद फिर वो रिटर्न करते हैं आपकी रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट पेंशन क्या है, इसके लिए आपने मेहनत की है, इसके लिए आपने सर्विसेज दी हैं। तो रिटायरमेंट पेंशन तो जो है वो फैक्टर इनकम में ही आती है, और ये आपकी नेशनल इनकम में कैलकुलेट भी होती है। जबकि ओल्ड एज पेंशन नहीं आती। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग है, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फैक्टर इनकम्स जो होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो फैक्टर इनकम्स में वो इनकम डोमेस्टिक इनकम भी हो सकती है, वो इनकम नेशनल इनकम भी हो सकती है। तो इस दोनों का डिफरेंस पहले हम अलग से समझेंगे, फिर हम इस पे वापस आते हैं। तो फैक्टर का डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, एक से तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब ये होता है कि वो इनकम जो आपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर अर्न की है। तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपका इंडिया है, और इस इंडिया में रहकर अगर आपने इनकम अर्न की है तो वो क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। तो मान लीजिए यहाँ पर एक राम रह रहा है और एक श्याम रह रहा है। राम क्या है, इंडिया का ही रहने वाला है, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। जबकि श्याम क्या है, श्याम एक पाकिस्तानी है जो इंडिया में पिछले 2-3 महीनों से रह रहा है। तो अब यहाँ पर राम ने जो इनकम अर्न की है और जो श्याम ने इनकम अर्न की है, दोनों ही इंक्लूड होंगी। ओके, क्योंकि दोनों ने कहाँ की है, इंडिया में रहकर की है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप नॉर्मल रेसिडेंट हो या नहीं, बस आपने इस बाउंड्री के अंदर रहकर अगर अर्न की है तो आपकी वो इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम होती है। जबकि नेशनल इनकम का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, ये राम है और एक श्याम है, जो कि क्या है, पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से आया है, 2-3 महीनों से रह रहा है, तो वो पाकिस्तान का नॉर्मल रेसिडेंट है, हमारा नहीं है। तो जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेट करेंगे तो हम सिर्फ राम की इनकम को इंक्लूड करेंगे, श्याम की इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट इसके साथ साथ हमारे कंट्री के बाहर भी कुछ देश आते हैं, कुछ कंट्रीज आती हैं जहां पर हो सकता है कि हमारे खुद के लोग रह रहे हों। तो वहां पर भी हो सकता है एक सोहन हो और एक मोहन हो। तो अब ये जो सोहन है वो इंडियन है और ये जो मोहन है वो इंडियन नहीं है, वो क्या है, उसी कंट्री का रहने वाला है। तो हम यहाँ पर अपनी कंट्री के अंदर जो इंडियंस है सिर्फ उसकी इनकम तो लेते ही हैं, पर हमारे कंट्री के बाहर भी अगर कोई इंडियन है जो नॉर्मल रेसिडेंट है तो हम उनकी इनकम भी लेते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या केस चल रहा है। तो ये है हमारी इंडिया और ये है आपके इंडिया के बाहर आने वाले बाकी सारी कंट्रीज। तो सिर्फ रेड वाले जो बॉर्डर्स है वो हमारे हैं, और इसके अलावा जो ये आउटर बॉर्डर है येलो कलर का, ये बाकी सारी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर हमने इंडिया के अंदर कुछ लोग बना दिए, जो येलो कलर के हैं वो क्या दिखा रहे हैं, ये फॉरेनर्स हैं, और मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारे रेसिडेंट नहीं है। जबकि ये जो रेड कलर से मैंने बनाए हैं ये क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है। ये जो फॉरेन कंट्रीज है जो कि येलो बॉर्डर से दिखाई जा रही है, मतलब दूसरी कंट्रीज में भी हमारे एक आध इंडियंस रहते हैं, और वहाँ के कुछ क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट दूसरी कंट्रीज के भी हैं जो वहाँ के रहते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि ये हमारी इंडिया है और ये क्या है, पूरी दुनिया, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सारी कंट्रीज के लोग यहाँ पे रहते हैं और कुछ हमारे लोग भी वहाँ पर रहते हैं। अब जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं, हम एक वो भी आइडिया भी ले लेते हैं कि ये कितना कमाते होंगे। तो ये हमारे यहाँ पर जो इंडियंस हैं, सारे इंडियंस वो मिलकर कमा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा फिगर लेते हैं, मान लीजिए वो 5 लाख रुपए कमा लेते हैं सारे लोग मिलकर। छोटी फिगर है पर आसानी आपको समझने के लिए सिर्फ बोला है। और ये जो हमारे बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे रहकर सिर्फ 50,000 कमा रहे हैं। बाहर की दूसरी कंट्रीज में जो दूसरी कंट्रीज में उनके लोग रह रहे हैं वो कमा रहे हैं 8 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, और हमारे जो इंडियंस है वो वहां पे रह के कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम में क्या क्या आएगा और नेशनल इनकम में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे, नेशनल इनकम है ये, अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे तो हम सिर्फ ये रेड बाउंड्रीज ही देखेंगे, हमें बाहर के देशों से कोई मतलब ही नहीं है, हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर रहकर कमाना चाहिए। तो ये डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने लोग हैं वो जो कमा रहे हैं वो सब आपका डोमेस्टिक इनकम में आएगा। तो रेड वाले भी कितना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए, और येलो वाले कितने कमा रहे हैं, 50,000। ये दोनों आएगा क्योंकि ये दोनों इंडिया के अंदर रह के कमा रहे हैं। टोटल हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी इस केस में, 5,50,000 रुपीज। जबकि अगर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम में हम क्या लेंगे, सिर्फ रेड वाले लोग लेंगे जो कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो इंडिया के अंदर रहकर कौन कमा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे लोग होने चाहिए। तो हमारे लोग जो ये रेड में है इंडिया के अंदर, वो कितना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए।
और इंडिया के बाहर भी जो कुछ रेड लोग हैं जिन्होंने कितना कमाया है, तो उन्होंने कमाया 1 लाख रुपए। तो टोटल हमारा नेशनल इनकम कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। ओके, तो डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर, नेशनल हमारे नॉर्मल रेसिडेंट। अब अगर आप इन दोनों के बीच का रिलेशन देखोगे कि हमने कैसे हम डोमेस्टिक को कन्वर्ट करेंगे नेशनल में या नेशनल को कन्वर्ट करेंगे डोमेस्टिक में, तो यहाँ पे नेशनल जनरली एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और डोमेस्टिक जनरली छोटा कॉन्सेप्ट होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में ये अलग हो सकता है, बट जनरली डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट। तो अगर आपके पास डोमेस्टिक इनकम गिवन है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है कि इस रेड बाउंड्री के अंदर जो लोग कितने, जो भी लोग रह रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं टोटल। आप इसमें से क्या करोगे, जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका अमाउंट हटा दोगे और आप इसमें क्या ऐड करोगे, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, जो कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट बाहर पैसा कमा रहे हैं उनके अमाउंट को आप ऐड कर दोगे। तो इस फिगर से समझिए, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल 5,50,000 में से हम क्या माइनस करेंगे, 5,50,000 में से ये जो फॉरेनर्स नॉन रेसिडेंट का 50,000 था इसे माइनस कर देंगे, और ये जो हमारे फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस रह रहे थे ये 1 लाख रुपए जो कमा रहे थे इसे ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 5,50,000 में से 50 गया तो 5 लाख प्लस 1 लाख इक्वल्स टू 6 लाख रुपीज, और यही हमारा नेशनल इनकम था। इसको हम फॉर्मूला में लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि डोमेस्टिक इनकम, अगर हम नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं तो डोमेस्टिक इनकम में हम ऐड कर देंगे फीफा और माइनस कर देंगे फीटा। अब फीफा और फीटा क्या है, फीफा का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और फीटा का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब वो अमाउंट जो हम दूसरे देशों से कमा रहे हैं, बाहर से आ रहा है, विच इज कमिंग फ्रॉम द एब्रॉड। तो जो अमाउंट बाहर से आ रहा है, मतलब वो जो रेड पीपल बाहर से, मतलब रेड कलर का जो हमने बनाया था, वो जो बाहर से कमा कर ला रहे हैं उसे ऐड करेंगे। और फैक्टर इनकम टू एब्रॉड मतलब वो इनकम जो हमारे देश से जा रही है, द इनकम विच इज गोइंग टू एब्रॉड, तो उसे हम माइनस कर देंगे। मतलब हमारे उस रेड बाउंड्री के अंदर जो टू येलो पीपल थे वो जो पैसा कमा रहे हैं उसे हम माइनस कर देंगे। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस करेंगे, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड माइनस करेंगे, और इसे ही हम शॉर्ट में कहते हैं NFIA। NFIA का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो नेट का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। जो पैसा आया उसे माइनस कर दो, जो पैसा गया, तो जो डिफरेंस बचता है वो NFIA है। तो दो चीजें अलग अलग प्लस माइनस करने की जगह हम डायरेक्टली इसे ही प्लस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। टू सम इट अप, अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आप क्या करोगे, डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर दोगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। वहीं अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो ये NFIA वहां जाएगा और ये ट्रांसफर हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो नेशनल इनकम में से आप माइनस कर दोगे NFIA। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जनरली डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो नेशनल निकालना है तो हमें ऐड करना पड़ेगा NFIA, जबकि डोमेस्टिक निकालना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा NFIA। अल्टीमेटली आपको याद सिर्फ इतना रखना है, पर सिर्फ चीज़ों को रट्टा मारना बिना उसे समझे ये किसी काम का नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं स्कोर कर लूंगा बहुत अच्छा, लेकिन स्कोर करने से आजकल कुछ नहीं मिल रहा है ना। आपको किसी भी कंपनी में जॉब करना है तो आपके 90% देखकर आपको कोई जॉब नहीं दे रहा आजकल, है ना। तो हर चीज़ के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप उसे कैसे अप्लाई करते हो, या अगर ये NFIA प्लस हो रहा है तो NFIA है क्या, ये कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो डोमेस्टिक मतलब बाउंड्रीज के अंदर रहकर पैसा कमाना, जबकि नेशनल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। डोमेस्टिक को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कमा रहा है, इट डजेंट मैटर हु अर्न्स इट, उसे कौन कमा रहा है, चाहे अगर वो इंडियन रेड वाला या फिर फॉरेनर येलो वाला, कोई भी उसे कमाएगा तो भी दोनों को ही इंक्लूड कर लेगा, बस वो बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए। लेकिन नेशनल इनकम को ये फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ रहकर कमा रहा है, चाहे बाउंड्रीज के अंदर रह के कमा रहा है इंडियन तो भी वो इंक्लूड होगा, और अगर कोई इंडियन बाउंड्रीज के बाहर रह रहा है तो भी उसकी इनकम इंक्लूड होगी। पर वो सिर्फ शर्त क्या है कि वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, फॉरेनर नहीं होना चाहिए। ओके,
अब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री होती क्या है। अब ये जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, ये टेरिटरी होती क्या है। तो जोग्राफिकल टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट चला रही है और गवर्नमेंट वहाँ पे रूल करती है, उसे हम कहते हैं उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी, जहाँ पर लोग, गुड्स और पैसा इजिली सर्कुलेट हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो जिसे हमारे यहाँ की गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो मतलब वो पूरा एरिया जो कि हमारे गवर्नमेंट के अंडर आता है या गवर्नमेंट जहाँ पे रूल करती है हमारी, वो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री। ओके। और यहाँ पर पूरी कंट्री के अंदर अगर मुझे कहीं पे भी सामान कोई भिजवाना है, कहीं घूमने जाना है या कहीं पे पैसे भिजवाने हैं, तो क्या मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है क्या? नो। तो मुझे केरला जाना है तो मैं इजीली जा सकती हूँ, मुझे कोई वीजा नहीं चाहिए, कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लोग, चीजें और पैसा इजीली ट्रेवल कर सकता है यहाँ पे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री। हाँ, डोमेस्टिक टेरिटरी जिसे हम पॉलिटिकल टेरिटरी कहते हैं, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री। तो उसमें क्या फर्क होता है वो हम समझते हैं। तो पॉलिटिकल टेरिटरीज का मतलब ये होता है कि वहां पे हमारी सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। या जो आप इंडिया का मैप देखेंगे, तो मान लीजिए ये, लेट्स एज्यूम कि इंडिया का मैप है, तो ये जो हमारा इंडिया का मैप है, सिर्फ इतनी ही बाउंड्रीज हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी कहलाती हैं। लेकिन इस बाउंड्री के बाहर, इंडिया के बाहर, अगर हमने मान लीजिए किसी समुद्र में कोई एरिया लिया हुआ है, हम लेते हैं कोई एरिया, ताकि हम वहां से, मतलब कई सारी कंट्रीज लेती हैं ताकि हम वहां से कुछ ऑयल निकाल सकें, या फिर जब समुद्र के अंदर से हमें कई सारी रिसर्च वगैरह करनी होती है, या हमें उनके अंदर से कुछ रिसोर्सेज लेने होते हैं जैसे क्रूड ऑयल वगैरह, तो उसके लिए हमने कुछ एरियाज परचेज किए होते हैं इसके बाहर भी। तो अगर ये हमारी सरकार ने परचेज किया है तो ये भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा, जबकि ये पॉलिटिकल टेरिटरी नहीं है, ये इंडिया नहीं है। लेकिन ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है क्योंकि यहाँ से हमें पैसा आ रहा है और ये हमारा खरीदा हुआ है। वैसे अगर किसी और कंट्री में हमारी एम्बेसीज हैं, तो पाकिस्तान में अगर हमारी एम्बेसी है तो पाकिस्तान हमारा इंडिया का पार्ट नहीं है, वैसे नहीं है लॉजिकली, तो वो हमारा पार्ट नहीं है। लेकिन वहां पर जो एम्बेसी है वो हमारे इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। पॉलिटिकल का भले नहीं हो पर इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। वैसे आप एग्जाम्पल ले लें, हमारी यूके में अगर एम्बेसी है, तो यूके हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, बट मतलब पॉलिटिकल इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर वहाँ पे एम्बेसी है तो वो एम्बेसी वाला पार्ट हमारे इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी वाला पार्ट होता है ना। कन्वर्जन हमने देख लिया कि जो डोमेस्टिक इनकम होता है उसमें नॉर्मल रेसिडेंट जो कि बाहर रहकर पैसा कमाता है वो इंक्लूड नहीं करता है ना, वो सिर्फ इंडिया के टेरिटरीज के अंदर देखता है। तो इंडिया के बाहर रहकर अगर किसी इंडियन ने पैसा कमाया है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, जबकि एनआई में ये इंक्लूड होता है, मतलब एनआई में ये एक्सक्लूड नहीं होता। डीआई में क्या क्या और क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें उन नॉन रेजिडेंट की इनकम इंक्लूड होती है जिसने जो हमारी बाउंड्रीज के अंदर रहकर कमा रहे हैं, लेकिन नेशनल इनकम में उनकी इनकम इंक्लूड नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फीफा ऐड करना पड़ेगा, फीटा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उन दोनों का ही जो डिफरेंस होता है उसे ही हम कहते हैं एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये एनएफआईए कि डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए। तो नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में ये एनएफआईए ऐड हो जाता है, जबकि अगर डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल से ही एनएफआईए माइनस हो जाता है। ओके, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, नेशनल में एनएफआईए ऐड हो जाता है, डोमेस्टिक निकालते समय ये एनएफआईए नेशनल से माइनस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट में क्या फर्क होता है। अच्छा, ये ग्रॉस और नेट कहाँ से आया, डोमेस्टिक और नेशनल तो समझ में आ रहा है, चलो इनकम है, तो ग्रॉस और नेट कहाँ से आया, तो ये सारे जो लिंक्स हैं ये जॉइंट होंगे जब हम लास्ट में कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, नेशनल इनकम। अभी आप ये समझिए कि जो इनकम होती है वो कई बार ग्रॉस इनकम भी होती है और वो नेट इनकम भी होती है। जैसे वो डोमेस्टिक और नेशनल में डिवाइड थी, वैसे एक और डिवीजन भी होता है कि जो इनकम है वो या तो ग्रॉस इनकम भी हो सकती है, वो नेट इनकम भी हो सकती है। तो ग्रॉस इनकम और नेट इनकम में फर्क क्या होता है, तो वो होता है डेप्रीसिएशन का। ओके, और ये हमने सेकेंड चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि ग्रॉस और नेट में कैसे डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है वो डेप्रीसिएशन कैसे होता है। ग्रॉस बात करता है कि टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, या अगर हम इनकम इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो हमने टोटल कितना पैसा लगाया है एक इकोनॉमी में, वो क्या है, ग्रॉस है। तो मान लीजिए एक हमने एग्जांपल भी लिया था बेंचेस वाला, उसको हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। वो जो टॉपिक है हमारा
सेकेंड चैप्टर का था, वो हम दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आपको एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे एक क्लासरूम है जिसमें हमारी 40 बेंचेस हुआ करती थी, ठीक है, तो ये क्या थी, मेरी 40 बेंचेस हुआ करती थी, मतलब साल के बिगिनिंग में मेरे पास मान लीजिए 1 अप्रैल को कितनी थी, 40 बेंचेस थी। अब मैंने क्या किया, ओवर द पीरियड या इस साल के अंदर मैंने 10 बेंचेस और खरीदी, तो +10 हो गया। लेकिन क्या हुआ कि उन बेंचेस पे पूरे साल कुछ बच्चे बैठे, उन्होंने मस्ती की, टूट फूट हो गई कुछ, और मेरी जो 5 बेंचेस थी वो खराब हो गई, जो मैंने वहां से मुझे हटानी पड़ी। तो अब मेरे पास साल के एंड में बेंचेस कितनी बची, तो 40 + 10 50 में से 5 गए, तो 45 बेंचेस, ठीक है। तो अब मैंने खर्चा कितने पे किया था, तो खर्चा हुआ था 10 बेंचेस पे इस साल, लेकिन मेरे पास नेट एडिशन कितना हुआ, तो पहले 40 थी और साल के आखिरी में मेरे पास कितनी बची, 45। तो एडिशन कितने का हुआ, तो एडिशन हुआ सिर्फ 5 का, पहले 40 थी और अब 45 है, तो एडिशन 5 का हुआ, लेकिन खर्चा कितने पे हुआ, 10 पे हुआ। तो ये जो 10 बेंचेस है इसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जबकि ये जो मेरी 5 एक्स्ट्रा आई है, इस 5 को हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब नेट एडिशन कितना हुआ, 5 का, मतलब बेंचेस बढ़ी कितनी से, 5 से, पर मैंने किस पे कितने पे खर्चा किया था, 10 पे। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है डेप्रिसिएशन। तो क्योंकि पुरानी जो मेरे पास बेंचेस थी वो रेगुलर यूज के कारण वो खराब हो गई हैं, टूट फूट गई हैं, या उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, मुझे उसे हटाना पड़ रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है, वो उसका डेप्रिसिएशन दिखा रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि मेरी 5 मशीन खराब हुई। तो अगर आप इनमें से 10 में से नेट वैल्यू एडिशन 5 को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, 5, और ये 5 क्या है, ये 5 ये वाली बेंचेस है जो डेप्रिशिएट हो गई थी। ओके, तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस और नेट का, वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन, और इस तरीके से। तो अगर मुझे ग्रॉस निकालना है, तो ग्रॉस क्या है, एक बड़ी वैल्यू है, तो मुझे कैसे निकालूंगी, तो नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ऐड कर दूं, तो नेट कितना था, एडिशन कितना हुआ था, 5 बेंचेस का, डेप्रिसिएशन खराब भी कितनी बेंचेस हुई थी, 5 हुई थी, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या निकलेगी, 10 निकलेगा, वो क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है या ग्रॉस वैल्यू है। वैसे अगर मैं नेट निकालना हो तो नेट छोटा कॉन्सेप्ट होता है, ग्रॉस बड़ा था ना, तो नेट निकालने के लिए मुझे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने ग्रॉस मतलब टोटल खर्चा कितने पे किया था, 10 मशीन पे या 10 बेंचेस पे, जबकि नेट एडिशन कितना हुआ, 5 का, तो मेरा जो सॉरी बेंचेस खराब कितनी हुई, 5, तो नेट एडिशन कितना होगा, इनका डिफरेंस 5। तो ये हमारा हो जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, तो ग्रॉस में से नेट को हटा देंगे, 10 बेंचेस पे खर्चा किया, लेकिन एडिशन सिर्फ 5 का हुआ, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का 5, वो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं, तो अगेन इसमें भी आपको पहले वाले में भी सिर्फ यही याद करना है कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। जैसे डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है, NFI है। तीसरा और लास्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी अगर हम किसी कमोडिटी की बात करें, से दिस पेन, तो अगर ये पेन हमारी फैक्ट्री में जब बनकर तैयार हुई थी तो इस पर टोटल जो इसकी कीमत थी वो थी फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे बेचने जाऊंगी तो ये मार्केट में 50 रुपए में नहीं बिकेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो मेरी इस कमोडिटी पे कुछ टैक्सेस लेती है, या कभी कभी अगर ये जो कमोडिटी है वो मार्केट में बहुत असेंशियल है तो गवर्नमेंट इस पे सब्सिडीज देती है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी गुड है, या फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बाट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी के जितने भी सारे गुड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल वो 10 लाख रुपए के हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस पे मान लो 10,000 रुपए का टैक्स ले रही है, और इनमें से कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि मतलब आपके सर्वाइवल के लिए बहुत असेंशियल है लोगों के लिए, तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, इन गुड्स पर कुछ सब्सिडीज दे दी। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई चीज़ अगर बहुत महंगी है तो गरीब लोग उसे खरीदने से मतलब उसे अफोर्ड नहीं कर पाए, या सिर्फ उसकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से गरीबों को वो सामान मिल नहीं पाए। तो गवर्नमेंट ये कहती है, वो दुकानदार को कहती है कि आप ये जब गरीबों को बेचोगे तो आप इसे कम प्राइस में बेचना, और बाकी का जो पैसा होगा वो हम आपको पे कर देंगे। जैसे राशन शॉप्स में होता है, तो राशन शॉप्स में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उन्हें जो अनाज है वो बहुत ही कम कीमतों में मिलता है, और बाकी जो कीमत है वो कौन चुकाती है, तो वो गवर्नमेंट चुकाती है, तो इससे हम कहते हैं सब्सिडीज। तो हमारी जो उन्होंने 2,000 रुपए की सब्सिडी दी, तो टैक्सेस हमारी कीमत को बढ़ाता है, तो 10 रुपए की चीज में 2 रुपए का टैक्स लग गया तो वो चीज 12 की बिकेगी, लेकिन सब्सिडीज उस चीज को की वैल्यू को कम कर देता है। जैसे कि
अगर कोई चीज़ मार्केट में 10 रुपए थी, पर उसमें से गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपको 2 रुपए दे देती हूँ, मार्केट में आप इसे 8 में बेचो, तो अब ये क्या है, मेरी प्राइस को ये कम कर देगी, तो वो माइनस होती है सब्सिडीज, जबकि टैक्सेस ऐड होते हैं। तो अब ये 10 लाख का जो सामान है वो मार्केट में कितने में बिकेगा, तो 10 लाख में 10,000 प्लस किया तो 10 लाख 10,000, और ये -2000 किया तो 10 लाख 8,000, तो ये 10 लाख 8,000 में चीज बिकेगी मार्केट में। ओके, तो वैसे फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वो अमाउंट जितने में वो कमोडिटी बन के तैयार हुई थी, जबकि इसकी जो वैल्यू है वो टैक्सेस इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, सब्सिडीज इसकी वैल्यू को कम कर देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, चाहे यहाँ पे जो टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा, मतलब जीएसटी रहेगा, इसमें इनकम टैक्स ये बाकी सारे टैक्सेस की बात नहीं होती है, सिर्फ गुड्स पर लगने वाले टैक्स मतलब जीएसटी की बात होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और को ऐड कर दूं और सब्सिडीज को इसमें से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इससे मार्केट प्राइस। इसका मतलब ये कि फैक्टर कॉस्ट बन के तैयार होने वाला प्राइस है, और मार्केट प्राइस का मतलब है कि अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस का अमाउंट ऐड कर दूं और जो आपकी सब्सिडी से उसका अमाउंट हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस, मतलब उसकी वो कीमत जितने में मार्केट में ये सामान बिकने वाला है। ओके, तो ये अगेन हमने दो चीजें की, टैक्सेस प्लस किया, सब्सिडीज माइनस की, तो ये प्लस माइनस को हम एक साथ कहते हैं NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो कुछ बढ़ा कुछ कम हुआ, दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू है वो क्या होती है, NIT होती है। तो अगेन हम इसको देखें, तो जो आपका फैक्टर कॉस्ट होगा, मतलब जो फैक्टर प्राइस होगी वो कम होगी, जबकि मार्केट प्राइस जो होगी वो जनरली ज्यादा होगी। तो अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जबकि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस से माइनस करना पड़ेगा NIT। वाई, क्योंकि मार्केट में जितने में सामान बिकेगा वो ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू होगी जितने में वो सामान बन के तैयार हुआ था उससे, तो सामान कम में प्राइस में बन के तैयार हुआ होगा और मार्केट में वो ज्यादा में बिकेगा। तो मार्केट प्राइस निकालनी है तो NIT प्लस हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो NIT माइनस हो जाएगा, और NIT का मतलब भी क्या होता है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, चलिए वापस आते हैं। तो अच्छा, अगर हम यहाँ पे ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कब होगा, जब गवर्नमेंट होगी ना, क्योंकि टैक्सेस भी गवर्नमेंट लगाती है और जो आपकी सब्सिडीज है वो भी गवर्नमेंट देती है। क्या हो अगर गवर्नमेंट हो ही ना, अगर गवर्नमेंट है ही नहीं तो टैक्सेस भी नहीं होंगे, सब्सिडीज भी नहीं होंगी, तो दोनों का बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, तो जो फैक्टर कॉस्ट है उतने में ही सामान मार्केट में भी बिकेगा, तो मार्केट प्राइस भी सेम हो जाएगी। मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में ऐड होता है NIT, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस से माइनस होता है NIT। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के बारे में। तो नेशनल इनकम के कुल मिला के 8 तरह के एग्रीगेट होते हैं, पर इस पर आने से पहले हम थोड़ा सा कुछ अलग से समझेंगे। जैसे एक सेकेंड, यहाँ पर आपके कुल मिला के जो एग्रीगेट होते हैं उसके हम दो एग्रीगेट्स लेंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एक तरफ हम ले लेते हैं GDP एट MP और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं NNP एट FC। ये दोनों जो एग्रीगेट है, अगर हमें ये दोनों समझ में आ गए तो हमें सारे ही समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर जो G है उसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू, जबकि यहाँ पर जो N है उसका मतलब होता है नेट वैल्यू। और अभी हम देख कर आ रहे हैं कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस मतलब जो आपने टोटल पैसा लगाया है, और नेट मतलब जितना नेट एडिशन हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। फिर हम बात करते हैं D का मतलब होता है डोमेस्टिक, और यहाँ पर N का मतलब होता है नेशनल। अगेन हम डोमेस्टिक और नेशनल के कॉन्सेप्ट को पढ़कर आ रहे हैं, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, NFIA, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर हम बात करते हैं P हर जगह सेम रहेगा, इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हर जगह सेम है। MP का मतलब होगा मार्केट प्राइस, जबकि FC का मतलब क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो मार्केट प्राइस वो प्राइस है जितने में वो सामान मार्केट में बिकने वाला है, और फैक्टर कॉस्ट वो अमाउंट है जितने में वो सामान बनकर फैक्ट्री में तैयार हुआ था। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, GDP एट MP और NNP एट FC। आप इसी जो 6 चीजें हैं इनके वर्ड्स को इधर उधर करके बाकी के सारे 8 जो आपकी कॉन्सेप्ट है वो बनते हैं। बस अगर आप इनको समझ गए तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो हम देखते हैं कि कैसे इनका बीच में सारी कन्वर्जन्स चलते हैं। हमें एक दूसरे में बस कन्वर्ट करना सीखना होता है, बेसिकली। तो अगर मुझे जी को कन्वर्ट करना है नेट में, तो मैं क्या करूंगी, जी को मैं क्या करूंगी, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस बड़ी वैल्यू होती है, नेट छोटी वैल्यू होती है, तो ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस बड़ा नेट छोटा, माइनस करना पड़ेगा, पर क्या माइनस करूंगी, दोनों का डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। जबकि अगर मुझे नेट को कन्वर्ट करना होता ग्रॉस में, तो नेट से ग्रॉस जाना है, तो ग्रॉस बड़ी वैल्यू है, प्लस करना पड़ेगा, क्या प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है ये तो सॉर्ट हो गया, ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। अब अगर हम बी को एन में कन्वर्ट करें, तो डोमेस्टिक को अगर आप नेशनल में कन्वर्ट करेंगे, तो अगेन डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, प्लस करना पड़ेगा, और प्लस क्या करना पड़ेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है NFI, नेट फैक्टर इनकम को प्लस करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आ रही हूँ, तो बड़े से छोटे की तरफ आ रही हूँ, तो माइनस करूंगी, और क्या माइनस करूंगी, NFI। फिर हम बात करते हैं, पी तो सेम है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रही हूँ, तो मार्केट प्राइस ज्यादा होती है, फैक्टर कॉस्ट कम होता है, तो बड़े से छोटी वैल्यू है तो माइनस करना पड़ेगा, और क्या माइनस करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वहीं अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रही हूँ, तो प्लस करूंगी, और क्या प्लस करूंगी, वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे निकालते कैसे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करके। तो यही आपका कन्वर्जन यहाँ पे चल रहा होता है। ओके, तो बाकी अपनी स्लाइड्स पे वापस आते हैं। तो यहाँ हमारी ये स्लाइड्स है जहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो इनिशियल में या तो आपको जी दिखेगा या तो आपको एन दिखेगा। जी जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ उसका मतलब क्या है, ग्रॉस, और जहाँ जहाँ पर भी एन है उसका मतलब क्या है, नेट। तो ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, या नेट को कन्वर्ट करना रहेगा ग्रॉस में, और दोनों को कैसे करेंगे, थ्रू डेप्रिसिएशन। सेकेंड प्लेस पर अगर आप देखेंगे, तो या तो आपको डी दिख रहा होगा या तो आपको एन दिख रहा होगा। तो चाहे यहाँ पर भी आप देखिए, चाहे आप यहाँ पर भी देखिए, तो आपको या तो डी दिखेगा या तो एन दिखेगा। तो डी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक, एन का मतलब होता है नेशनल, और दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, NFI। तीसरा, हर जगह पे आपको पी ही दिखेगा, तो प्रोडक्शन कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लास्ट, या तो आपको MP दिखेगा या तो आपको FC दिखेगा। यहाँ पर भी या तो MP होगा या तो FC होगा। तो MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस क्या है, आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो दैट्स इट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। अब सेकेंड थिंग आती है कि अगर क्या हो, इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाए, तो डेफिनेशन आपको सिर्फ एक इन्हीं दोनों की याद करनी पड़ेगी जिसका हमने कन्वर्जन देखा था। अगर इन दोनों की डेफिनेशन आ गई तो सबकी डेफिनेशन आ जाएगी। कैसे स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेशन को सबकी याद करने का एक तरीका होता है कि आप पीछे से शुरू करो। तो अगर हम GDP एट MP को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस of all the goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year inclusive of depreciation। तो ये मार्केट प्राइस है सारे प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बने हैं, डी से डोमेस्टिक, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, मतलब डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट इंक्लूड होता है, और नेट में वो एक्सक्लूड होता है। ठीक है, जबकि इसको अगर आप NNP को डिफाइन करेंगे यहाँ से, तो शुरू करेंगे, फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced by the normal resident of our country in an accounting year exclusive of depreciation। तो ये फैक्टर कॉस्ट है सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट बनाते हैं, नेशनल में नॉर्मल रेसिडेंट आता है, और नेट से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को हटाते हुए। अब आप कोई भी ले लो, अब आप इनमें से कुछ भी ले लो, जैसे GDP एट MP तो हो गया, market price of all the goods and services produced within the domestic territory inclusive of depreciation। Market price of all the goods and services produced by the normal resident inclusive of depreciation। Factor cost of all the goods and services produced within the domestic territory of our country inclusive of depreciation। Factor cost of all the goods and services produced by the normal resident inclusive of depreciation। Market price of all the goods and services produced within the domestic territory exclusive of depreciation। Market price of all the goods and services produced by the normal resident exclusive of depreciation। Factor cost of all the goods and services
produced within the domestic territory exclusive of depreciation. Factor cost of all the goods and services produced by the normal residents exclusive of depreciation. तो अगर आप इसे एक बार और सुन लेंगे, आप रिमाइंड करके आप इसे एक बार और सुन लेंगे तो आपको ये थोड़ा सा और माइंड में बैठ जाएगा और आप इसे दोबारा कभी नहीं भूलोगे। इनमें से अगर आपको दो की भी डेफिनेशन याद हो गई है तो बाकी सबकी अपने आप हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि आप इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। ओके, तो इसमें आने से पहले हम इसके कन्वर्शन को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जो जीडीपी है एट एमपी है उसकी वैल्यू है 40,000 रुपए। आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, एनएफआईए का अमाउंट है और नेट डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट है, ये सब आपके क्वेश्चन में गिवन है। डेप्रिसिएशन मान लीजिए है 1,000 रुपए, एनएफआईए है 5,000 रुपए और नेट डायरेक्ट टैक्स है 4,000 रुपए। आप निकालो एन एन पी एट एफ सी। कैसे निकालोगे? तो हमें पता है कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एन एन पी एट एफ सी में। तो एन एन पी एट एफ सी कैसे निकलेगा? तो एन एन पी एट एफ सी निकालने के लिए पहले जो गिवन है जीडीपी एट एमपी उसका अमाउंट लिख लेंगे एज इट इज। ये अमाउंट लिख लिया 40,000। अब हमें क्या करना है, एक एक करके कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे एन है, तो हमें कहाँ जाना है, ग्रॉस से जाना है किसकी तरफ, नेट की तरफ। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए ग्रॉस बड़ी वैल्यू, नेट छोटी वैल्यू, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। कितना है? 1,000 रुपए। फिर हम बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल में जाना है। डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट होता है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, तो प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? तो इन दोनों का डिफरेंस होता है एनएफआईए, जिसकी वैल्यू क्या है, 5,000 रुपीज। फिर हम बात करेंगे, प्रोडक्शन तो सेम है, अब अगेन मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे? इनका डिफरेंस होता है एनआईटी, दैट इज 4,000 रुपीज। तो 40 में से एक गया 39, 39 में 5 प्लस हुआ तो 44, 44 में से 4 गया तो 40,000 अगेन, 40,000। ओके, अगर आप इसकी वैल्यू बदल देते हैं, हम डेप्रिसिएशन को अभी फॉर एग्जांपल सेम नहीं लाना, हमें 2,000 कर देते हैं। तो अगर हम इसे 2,000 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 40,000 में ये 5,000 प्लस हुआ 45, 45 में से आपका 6 गया तो 39,000 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एनएनपीए टैक्सी हो जाएगा। ओके, तो इसके और भी टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग से सीरीज लाएंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरीज को कवर कर रहे हैं और नेशनल इनकम या वैसे भी ये सब कैलकुलेट करने ही वाले हैं। तो अभी हम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं और सिर्फ थ्योरीज को समझते हैं आगे। अगेन जो जीडीपी होता है वो दो कॉन्सेप्ट उसके होते हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी मतलब ये वही मार्केट प्राइस वाला है, तो हम इसे भी वैसे डिफाइन करेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बस इसमें फर्क क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करेंट प्राइसेस पर होता है। आज के जो प्राइस चल रहे हैं उसके हिसाब से बताओ कि कितना जीडीपी है। लेकिन जो रियल जीडीपी होता है वो आपके बेस ईयर के प्राइसेस के ऊपर बेस्ड होता है। बेस ईयर मतलब, बेस ईयर का मतलब होता है कि आज का नहीं, पर आज के पहले का कोई भी एक ईयर ले लेंगे, जैसे गवर्नमेंट ने ले लिया 2015, तो ये जो प्राइसेस है वो 2015 की रहेंगे और उसके बेसिस पे बताओ जीडीपी कितनी निकलेगी। ओके, इसको और से ठीक से समझें। जब हम जीडीपी निकालते हैं कि टोटल कितने का प्रोडक्शन हुआ है, तो हमें कैसे निकालना होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज करनी होती हैं। तो मान लीजिए फॉर कोई भी कमोडिटी ले लिया, हमने मिल्क ले लिया, तो मिल्क की जो क्वांटिटी थी मान लीजिए वो सिर्फ 10 लीटर प्रोड्यूस हुआ था और 1 लीटर कितने का है, तो 50 का है। ठीक है, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10 लीटर, टोटल कितने का प्रोडक्शन हो गया है, तो टोटल 500 रुपए का प्रोडक्शन हो गया है। तो ये क्या दिखाता है, ये आपका जीडीपी ऐसे निकलता है। अब जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो पी है, यहाँ पर ये जो पी है नॉमिनल जीडीपी में, वो आज की पी होंगे, मतलब करेंट ईयर में दूध कितने का है वो प्राइसेस ली जाएगी। जबकि यहाँ पर अगर हम बेस ईयर निकालेंगे तो यहाँ पर जो पी मल्टीप्लाई बाय क्यू होगा, उसमें जो पी होगा वो आज की प्राइसेस नहीं लेगा, बल्कि वो किसी पुराने साल की प्राइस लेगा, ताकि आप ये कंपेयर कर पाओ कि क्वांटिटीज कितनी बड़ी हैं। तो रियल जीडीपी आपको एक्जैक्टली ये बताती है कि क्वांटिटीज कितनी बड़ी है, उस पर फोकस होता है। ये प्राइस आप कांस्टेंट लेके चलता है, प्राइस को चेंज नहीं करता। जबकि नॉमिनल में प्राइस और क्वांटिटीज दोनों चेंज होती हैं।
तो ये आपका जीडीपी तब भी बढ़ सकता है अगर क्वांटिटीज ना बढ़े। जैसे अगले साल मान लीजिए जो क्वांटिटीज है वो अभी भी 10 लीटर है, लेकिन जो प्राइस है वो 60 हो गई है, महंगाई बढ़ गई है जबकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो जीडीपी क्या दिखाएगा, 600 रुपए बढ़ा हुआ दिखाएगा, जबकि एक्चुअल में कोई प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट है। अगर पिछले साल आपने 50 लिया था तो अभी भी 50 ही लेना पड़ेगा। तो पिछले साल अगर क्वांटिटीज 40 थी और अब ये अगर आपने क्वांटिटीज को नहीं बढ़ाया, 40 ही रखा, तो ये जीडीपी बढ़ा हुआ नहीं दिखाएगा। तो जीडीपी को बढ़ना है तो आपको क्वांटिटीज ही बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपको बताती है कि एक्चुअली आपकी क्वांटिटीज कितनी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। नॉमिनल जीडीपी ये नहीं दिखा पाता, क्योंकि इसमें आपका जीडीपी तब भी बढ़ा हुआ दिखा सकता है जबकि आपका जो क्वांटिटीज है वो सेम है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। पर अगर कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो भी आपका जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाएगा। तो इट कैन इंक्रीज इवन व्हेन द क्वांटिटीज इज कांस्टेंट। तो इसका जो ये इसलिए ये ज्यादा रिलायबल नहीं होता है ग्रोथ को मेजर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर रियल जीडीपी सिर्फ तभी इंक्रीज होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होंगी, जब उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इसीलिए ये ज्यादा रिलायबल होता है। इससे हमें ज्यादा समझ में आता है कि ग्रोथ या डेवलपमेंट कितनी हो रही है। ओके, आते हैं नॉमिनल को अगर निकालना है तो नॉमिनल और रियल में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। क्या फर्क है दोनों में? महंगाई का। रियल जो है वो महंगाई को इग्नोर करती है क्योंकि उसने प्राइसेस को कांस्टेंट रख दिया है, जबकि नॉमिनल जो है वो महंगाई को इंक्लूड करता है क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस है वो चेंज हो रही है। तो उस महंगाई को हम क्या कहते हैं? प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ओके, अब क्योंकि नॉमिनल में महंगाई भी इंक्लूड है तो ऑब्वियसली नॉमिनल जीडीपी ज्यादा बड़ी वैल्यू दिखाएगा, और रियल में महंगाई इंक्लूड नहीं है तो रियल जीडीपी छोटी वैल्यू दिखाएगा। तो अगर मुझे नॉमिनल निकालना है तो बड़ी वैल्यू निकालनी है ना, तो बड़ी वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर मुझे रियल निकालना है तो रियल एक छोटी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू निकालने के लिए वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो बड़ी वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई, छोटी वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? जो इसका डिफरेंस होता है प्राइस। तो अगर नॉमिनल निकालना है तो क्या करना है? बड़ी वैल्यू को निकालना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई करना है? प्राइस इंडेक्स। और क्योंकि ये महंगाई परसेंटेज में होती है तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। और अगर हम रियल निकालना चाहते हैं, छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो बड़ी वैल्यू में हम डिवाइड कर देंगे प्राइस इंडेक्स को, और ये इंटू 100 हो जाएगा। इंटू 100 क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस इंडेक्स जो है वो परसेंटेज में होता है ना। तो अगर मैं इसके डिवाइडेड बाय 100 लिखूंगी तो डिनोमिनेटर में कोई चीज होती है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है ना, रेसिप्रोकल हो जाती है। एक सेकेंड। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। फिर हम बात करते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब ही प्राइस इंडेक्स होता है, ये प्राइस इंडेक्स का ही दूसरा नाम है। तो जीडीपी डिफ्लेटर ये आपके, अब देखो हमने क्या किया, नॉमिनल और रियल पढ़ा। तो नॉमिनल में क्या थी? महंगाई इंक्लूड थी। रियल में जो थी वो महंगाई इंक्लूड नहीं थी। दोनों का जो डिफरेंस था वो क्या था? आपका जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स था। तो ये आप निकालते कैसे हो? अगर आपको जीडीपी पता है एट द करेंट ईयर प्राइसेस और जीडीपी पता है एट द कांस्टेंट ईयर प्राइसेस, तो अगर आप करेंट ईयर प्राइसेस को अगर आप डिवाइड कर दोगे कांस्टेंट ईयर प्राइसेस और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीडीपी डिफ्लेटर मिलेगा। ओके, और आप किसी भी फॉर्मूला से भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने नॉमिनल लिखा है तो नॉमिनल कैसे निकलता है? तो रियल मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 करके निकलता है। अब प्राइस इंडेक्स से क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो बाकी सब मैं यहाँ से ट्रांसफर करके ले जाऊंगी। तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा? नॉमिनल ये यहाँ पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो 100 वहां जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। रियल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाएगा इस तरफ आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो वही हमने किया, नॉमिनल अपॉन रियल। नॉमिनल मतलब करेंट ईयर प्राइसेस, रियल मतलब कांस्टेंट ईयर प्राइसेस, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर होता है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है आपको? ये आपको दिखा रहा है कि प्राइस इंडेक्स में कितना चेंज आया है या फिर प्राइसेस में कितना चेंज आया है, महंगाई कितनी हुई है एक कंट्री के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है कि जीडीपी कितना अच्छा मेजर है या कितना बुरा मेजर है ग्रोथ दिखाने के लिए। तो जीडीपी के अपने कुछ फायदे भी होते हैं और जीडीपी के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। अब इसके फायदों में दो ही फायदे आते हैं। एक है वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। जीडीपी का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो मान लीजिए पिछले साल अगर आपकी कंट्री में सिर्फ 100 kg, फॉर एग्जाम्पल छोटी वैल्यूज ले रहे हैं ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए, 100 kg प्रोड्यूस हुआ था, तो इसका मतलब बाकी जो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है उन्हें उनमें डिस्ट्रीब्यूट भी कितना हुआ होगा? 100 kg। तो पर पर्सन कम आया होगा,
लेकिन इस साल मान लीजिए अगर आपकी इकोनॉमी में 200 केजी वीट प्रोड्यूस हुआ है, तो ये क्या दिखा रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन अगर बढ़ा है तो आपकी कंट्री में जितने लोग हैं उनको कंपेरेटिवली पहले के कंपैरिजन में ज्यादा वीट मिल पाएगा, और ज्यादा वीट मिलने का मतलब क्या है कि उनका वेलफेयर ज्यादा होगा। तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, हर एक पर्सन को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रहा है। फिर है इंटरनेशनल रेपुटेशन, आपकी फॉरेन कंट्रीज में, अब बाकी पूरी इंटरनेशनली आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती है अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो। जैसे अभी आप देखेंगे कि इंडिया की रेपुटेशन लगातार इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रही है। यूएसए, चाइना जैसी कंट्रीज की रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि इनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है। और वहीं अगर हम कंपेयर करें कि छोटी कंट्रीज जैसे या फिर पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लें, अगर हम और भी नेपाल का, भूटान का एग्जाम्पल ले लें, तो इनकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इनकी जीडीपी कंपेरेटिवली कम है। तो रेपुटेशन गेन करने में भी हेल्प करती है, जितनी ज्यादा जीडीपी उतनी ज्यादा रेपुटेशन। लेकिन इससे कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं जिसकी वजह से जीडीपी को उतना अच्छा मेजर भी नहीं माना जाता, और वो डीमेरिट्स आपको 4 याद करने हैं। पहला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ जाने का मतलब ये नहीं होता कि सबका फायदा हो रहा है या सबका वेलफेयर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो हो सकता है कि 200 करोड़ से बढ़ जाए, मान लो 200 करोड़ से बढ़ गई है, लेकिन ये 200 करोड़ में जो है वो सारे गरीबों और अमीरों में इक्वली ही बटे होंगे, इसकी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसका जो 10 करोड़ का फायदा है वो सारे गरीबों को हुआ हो, जब सारे गरीबों में मिलाकर सिर्फ 10 करोड़ का ही फायदा हुआ हो और 190 करोड़ रईसों के पास चले गए हों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोगों का ही फायदा हो रहा हो सकता है कि जो आपका ग्रोथ आ रहा है वो सिर्फ अंबानी, अडानी ऐसे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का हो रहा हो, गरीबों का अभी भी कोई फायदा नहीं हो रहा हो या उनका वेलफेयर अभी भी नहीं हो रहा हो। तो हालांकि हमारी कंट्री में जो जीडीपी है वो इंक्रीज होती जा रही है, पर भुखमरी, डेथ्स ये अभी भी हमारे कंट्री में बढ़ रही है क्योंकि पर कैपिटा इनकम, मतलब ये तभी बढ़ी है बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ी हुई तो दिखाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कंट्री, मतलब कंट्री में हर एक इंसान की इनकम बढ़ रही हो, तो इसकी वजह से ये वेलफेयर को नहीं दिखाती है। हम इसे बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझें तो हमारे कंट्री में जो रईस है, अमीर है, वो और अमीर होते जाते हैं, उनका पैसा बढ़ता है, लेकिन जो गरीब है उनका पैसा नहीं बढ़ता है। बट एटलीस्ट किसी का तो पैसा बढ़ रहा है, तो ये क्या दिखाएगा कि पूरी कंट्री का में ज्यादा पैसा आ रहा है तो पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। बट एक्चुअल में पूरी कंट्री का नहीं हो रहा है, सिर्फ इनका हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल नहीं है, इसकी वजह से सिर्फ कुछ लोगों का फायदा हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी इंक्रीज होती है जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बट किसका प्रोडक्शन? अगर वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइस का हो रहा है, शुगर का हो रहा है, या फिर पेट्रोल का हो रहा है, ऐसी चीजों का हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है गन का, मिसाइल्स का, एटॉमिक बॉम्ब्स का, तो भी ये प्रोडक्शन तो है, ये जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इससे हमारी कंट्री का वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो एसिड्स बन रहे हैं या फिर कोई डेंजरस केमिकल्स बन रहे हैं या फिर गन्स बन रही है या फिर आपकी गन पाउडर बन रहा है, मिसाइल्स बन रही हैं, तो इससे हमारी कंट्री का डायरेक्टली कोई वेलफेयर नहीं होता है। इनडायरेक्टली हो सकता है, जैसे कोई वॉर हो गई तो हमें वो प्रोटेक्ट करेगा, बट डायरेक्टली हमारे डे टू डे लाइफ में इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो डिफेंस गुड्स बनने से या कोई भी डिस्ट्रक्टिव गुड्स बनने से, जैसे कि हम एटॉमिक बॉम्ब्स, हार्मफुल केमिकल्स, ये सब हमारे जीडीपी को बढ़ाते तो हैं क्योंकि एटलीस्ट प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, किसी भी चीज का हो, पर इससे हमारी कंट्री के लोगों का डायरेक्टली वेलफेयर नहीं होता है। फिर हम तीसरा डीमेरिट की बात करेंगे, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। हमारी कंट्री में जीडीपी में इंक्रीज सिर्फ तभी दिखाता है जब मनी में वो चीज कन्वर्ट होती है। तो मैंने वीट प्रोड्यूस किया और वीट को मैंने बेचा, तो मान लीजिए मैंने इसे 500 में बेचा, तो ये 500 रुपए मेरा जीडीपी में इंक्लूड होगा। ये क्या दिखाएगा कि हमारी कंट्री में 500 रुपए का वीट प्रोड्यूस हुआ था। बट क्या हो अगर मैंने ये जो वीट प्रोड्यूस किया 500 का, उसे मैंने पैसों के बदले में नहीं बेचा और इसको मैंने किसी राइस फार्मर को दे दिया और उसके बदले मैंने राइस ले लिए। तो मैंने 500 का वीट दिया और 500 का राइस लिया। तो देखा जाए तो 500 का वीट, 500 का राइस, कुल मिला के 1000 का प्रोडक्शन हुआ था। बस जीडीपी पर जीडीपी इसे इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि ये मनी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ ना, और मनी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये मनी को कैसे इंक्लूड करेगा, तो ये इसे इंक्लूड नहीं कर पाता। तो बार्टर सिस्टम अभी भी हमारी कंट्री के गाँव में, रूरल एरियाज में होता है जहाँ पेमेंट्स नहीं की जाती, कमोडिटी के बदले कमोडिटी दी जाती है, कैश में ये ट्रांजेक्शन नहीं होता है, फॉरेन ट्रांजेक्शन को जीडीपी रिकॉर्ड नहीं कर पाता, जबकि इससे वेलफेयर तो हो रहा है। मुझे राइस मिल गया, उसे वीट मिल गया, हमारी जरूरतें तो पूरी हो गई,
हमें गुड्स अवेलेबल भी हो गए, बट ये वेलफेयर ये जीडीपी नहीं दिखाएगा। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बोर्ड का ये फेवरेट टॉपिक है, एक्सटर्नैलिटीज। वो कई बार आपसे डायरेक्टली डीमेरिट्स ऑफ जीडीपी भी पूछती है, पर अगर वो ना पूछे तो कई बार उसने एक्सटर्नैलिटीज को अलग से भी पूछा हुआ है। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है कि आपके कर्मों की अच्छा फल या सजा किसी दूसरे को मिलना, और दूसरे व्यक्ति के कर्मों का फल अच्छा या बुरा आपको मिलना। इसका मतलब जब आपको किसी दूसरे की फेवर की वजह से कोई अच्छी चीजें होती हैं या आपको कोई अच्छा फील होता है, आपका वेलफेयर होता है, पर आपने उसके लिए पे नहीं किया, तो ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता, पर वेलफेयर तो हो रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे नेबर ने अपने गार्डन में एक पेड़ उगाया हुआ है, मान लीजिए वो आम का पेड़ है। क्या होता है ना कि वो उसका आम का पेड़ जो है वो थोड़ा थोड़ा हमारे आंगन में भी आता है, झुका हुआ है, और हमारे आंगन में भी उसके आम गिरते हैं, तो हमें आम तो मिल रहे हैं, हमारा वेलफेयर हो रहा है, लेकिन हम इसके लिए पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेबर ने उसका लगाया है और हमें उससे फायदा मिल रहा है, हम उसके लिए पे नहीं कर रहे हैं। तो इस वेलफेयर को जीडीपी इंक्लूड नहीं करता, बट ये वेलफेयर तो कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मान लीजिए मैं किसी पब्लिक प्लेस पे जाऊँ और वहाँ पे कोई स्मोकिंग कर रहा है, अब क्योंकि वो स्मोकिंग कर रहा है तो वो धुआं मुझे भी स्मेल करना पड़ रहा है, मेरे लंग्स को भी वो इफेक्ट कर रहा है, मेरा वेलफेयर हार्म हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके बदले मैं उससे कोई पेनल्टी नहीं ले रही हूँ। तो उसके बदले मैंने उससे कोई चार्ज नहीं लिया या मैंने उससे कोई पेनल्टी नहीं लगाई। तो ये जो है, क्योंकि वो जो मेरा वेलफेयर कम हुआ उसके बदले मुझे कुछ पैसा नहीं मिला या फिर मॉनेटरी या मनी इसमें शामिल नहीं हुआ, तो ये आपके जीडीपी को रिड्यूस नहीं करता है, बट इससे वेलफेयर तो कम हो रहा है। तो ये एक्सटर्नैलिटीज को अगर हम डेफिनेशन से समझें, तो गुड और बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का अच्छा या बुरा असर जो मुझ पे पड़ता है विदाउट पेइंग प्राइसेस और पेनल्टी ऑफ डेट। तो एक्सटर्नैलिटीज का मतलब क्या होता है? गुड और बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर विच वी हैव नॉट पेड एनी प्राइसेस और पेनल्टी। जीडीपी इसे इंक्लूड नहीं करता, जबकि आपके वेलफेयर को इम्पैक्ट करता है। जैसे किसी और ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तो कॉम्प्लीमेंट देने से क्या हुआ, मुझे अच्छा फील हुआ, मेरा वेलफेयर इंक्रीज हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने उसके बदले उसे कुछ प्राइस पे नहीं की, मनी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये मेरा ये वेलफेयर जीडीपी नहीं दिखाएगा। वैसे अगर मैंने किसी को एब्यूज किया, मैंने किसी को गालियां दी, किसी का मतलब दिन ही खराब कर दिया मैंने, उसका वेलफेयर इम्पैक्ट हुआ, लेकिन वो उसने मेरे से कोई पेनल्टी नहीं ली इस चीज की, तो जीडीपी से इंक्लूड नहीं करेगा, बट ये हमारे वेलफेयर को इम्पैक्ट करता है, पर जीडीपी से इंक्लूड नहीं कर पाता है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, अगर आपको मेरे जो लेक्चर्स है वो पसंद आ रहे हो, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इवन इफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है, तो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस टू अस। थैंक यू।